जय हिंद, नमस्कार। इग्नू के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं MHD की परीक्षाएं चल रही हैं और अगला पेपर हमारा MHD 5 का है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं। तो अब तक हम कुछ आंसर देख चुके थे, आगे हम देखेंगे आज आदर्शवाद और यथार्थवाद की अवधारणाओं का उल्लेख करते हुए उनका तुलनात्मक विवेचन कीजिए। प्रश्न यह है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया, आप लोग देख लीजिए। इसको कैसे लिखना है। आदर्शवादी स्वप्न दृष्टा होती है, अपनी बल चेतनाओं के कारण संसार में ईश्वरीय न्याय और सत्य की विजय देखना चाहता है। यदि वर्तमान में दुख है तो बिना कुछ किए सभी दुखों का निवारण चाहता है, निवारण हो जाना चाहिए। किसी भी अगर काव्य को कोई पढ़ता है, सुनता है या देखता है तो वह इसी दृष्टिकोण को स्वीकारना चाहता है। कहानी उपन्यास का अंत सुखांत और सकारात्मक रहे, यही होता है आदर्शवाद। इसी को मानने वाले आदर्शवादी कहे जाते हैं। दूसरा प्रकार है आदर्शवादी, जो सत्य से विचार करता है, रागनी की बजाय संयम और व्यवहारिकता होता है। तो आप देखिए आदर्शवाद यथार्थवाद में अंतर जो है, इस तरीके से दोनों को कंपेयर करके हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है काव्य का अधिकारी से तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। काव्य की गृह्यता या कार्य का अधिकारी कौन है? इस प्रकार का प्रश्न हर युग में उठता रहा है। कहीं न कहीं इसे रेखांकित करने की बात की जाए तो हर व्यक्ति काव्य का अधिकारी नहीं हो सकता, बल्कि काव्य के मर्मज्ञ विचार, उद्देश्य, प्रयोजन के विभिन्न विधाओं के बारे में अध्ययन किया जानकारी रखता हो, वही काव्य अधिकारी होता है, जिसे उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार केवल मनोरंजन ही कवि का मर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का कर्म केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उचित उद्देश्य का मर्म होना चाहिए। तुलसीदास के इस दोहे में भी यही बात स्पष्ट की कि राम कथा अधिकारी दीन्हा, अर्थात जो राम की कथा का मर्म नहीं जानता वह क्या लिखेगा, रामचरितमानस क्या पढ़ेगा, वो काव्य का अधिकारी नहीं हो सकता है। और अगर हम बात करें किसी को काव्य अधिकारी की परिभाषा के आधार पर काव्य अधिकारी में क्या होना चाहिए, कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं कि क्या गुण होने चाहिए। पहला है सहृदय होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति काव्य का अधिकारी जो अपने हृदय से दूसरे के हृदय की बात के मर्म को समझ सके, सुखमय दुखमय की सहानुभूति कर सके। सुमानस, वह व्यक्ति जो सुंदर मन वाला हो, द्वेष मुक्त हो, वेदवाणी हो, सभी के मन में परमात्मा हो, ऐसा मानव जो मेरे तेरे जैसे भाव से ऊपर उठ चुका हो। नागरिक, जो बुद्धिमान हो, चतुर हो, प्रबुद्ध हो। अगला है सामाजिक, सत्यम शिवम सुंदरम को आत्मसात करते हुए लोक की जन सामान्य की पीड़ा को समझने की संवेदनशीलता से संपन्न हो। प्रेक्षक, यह शब्द नाट्य रस के आस्वादक, भोक्ता, गृह्यता के लिए प्रयुक्त होता है। काव्य का अधिकारी जो है वह सभी प्रकार के छोटे बड़े लालच, लोभ, द्वेष, जाति पाति, अन्य छोटे विचारों से ऊपर उठकर अपने काव्यों की अध्ययन परंपरा को पढ़े या अपने काव्यों के माध्यम से इस स्तर पर पहुंच जाए कि उसके काव्य के माध्यमों से लोगों के हृदय और सुख दुख, उनकी भावनाओं को आत्मसात करके अपने काव्यों के माध्यम से लोगों के हृदय में उतर जाए, वही काव्य का अधिकारी होता है। आधुनिकतावाद हम उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद में इसका जो है वो पृष्ठभूमि देख लिए थे, उसमें प्रस्तावना या पहला पैरा क्या लिखना है। तो उसके आज हम देखेंगे आधुनिकता के तत्व। आधुनिकता के तत्व क्या है? आधुनिकतावाद के तत्व: मानव प्रकृति, व्यक्ति प्रमुखता, व्यक्तिगता का प्रभुत्व, संशय। प्रत्येक विश्वास और विचार धारा या किसी भी इनोवेशन के पीछे संशय की दृष्टि से देखना आधुनिकता है। मूल्यहीनता, मूल्यों की स्थिरता में विश्वास नहीं रखते हैं, आधुनिकतावाद वही है। तत्कालिकता, व्यवस्था विरोध जिसे आप मार्क्सवादी भी मानते हैं, वही आधुनिकतावाद के कुछ समकक्ष है। दमन के विरुद्ध, ये सब आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।